गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का जो सेकंड पार्ट है उस पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिजास्टर्स के टाइप क्या होते हैं, साथ में हम लोग लेवल ऑफ डिजास्टर्स की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल के बारे में, और फिर इंडिया की डिजास्टर प्रोफाइल जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ डिजास्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कितने तरह के डिजास्टर्स होते हैं। बेसिकली डिजास्टर्स को दो पार्ट में बांटा जाता है। एक आपके नेचुरल डिजास्टर्स हैं और दूसरे मैनमेड डिजास्टर। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदाएं और मानव जनित आपदाएं। तो आपदाएं हमारी दो तरह की हैं, एक नेचुरल हो गई और एक मैनमेड डिजास्टर्स हो गई। अब जो ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, ऐसी आपदाएं जो नेचर द्वारा जनित होती हैं, ठीक है, नेचर इंड्यूस्ड होती है, उनको हम नेचुरल डिजास्टर्स कहते हैं। जैसे आपका अर्थक्वेक हो गया, आपका फ्लड हो गया, आपके साइक्लोन्स हो गए, ठीक है, हैवी रेनफॉल हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, ठीक है, हीट वेव हो गया, कोल्ड वेव हो गया, सुनामीज हो गई, हेल स्टॉर्म हो गए, या सूखा हो गया, ठीक है, ड्रॉट। तो ये सारी वो आपदाएं हैं जो क्या है, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, ठीक है, जो नेचर द्वारा इंड्यूस्ड हैं। दूसरी आपदाएं वो होती हैं जो मानव जनित होती हैं, ठीक है, ह्यूमंस द्वारा इंड्यूस्ड होती हैं। जैसे रोड एक्सीडेंट्स बहुत ही बड़ी आपदा है। बहुत सारे लोग, इनफैक्ट सबसे ज्यादा लोग आज की तारीख में रोड एक्सीडेंट से मारे जा रहे हैं। कम्युनल वायलेंस है, वॉर बहुत बड़ी आपदा है। पिछली शताब्दी में लगभग 13 करोड़ लोग दुनिया भर में वॉर की वजह से मारे गए, और मेरे ख्याल से इस शताब्दी में भी शायद कैजुअलिटी 20 लाख क्रॉस कर चुकी है। तो वॉर बहुत ही बड़ी आपदा है। उसके अलावा रेल एक्सीडेंट्स हैं, एपिडेमिक्स हाल ही में आपने देखा कितनी बड़ी आपदा थी और कितने लोग मारे गए इसमें। पॉल्यूशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फायर एक्सीडेंट्स बहुत सारे होते हैं, उसके अलावा न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हैं, वाटर कंटामिनेशन हैं, एटसेट्रा। तो ये सारी वो आपदाएं हैं जो किसके द्वारा हैं, जो मानव जनित आपदा है, ठीक है, मैन मेड डिजास्टर्स हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिजास्टर ग्रेडेशन या डिजास्टर लेवल के बारे में। तो डिजास्टर ग्रेडेशन की हम बात करते हैं तो 4 लेवल्स होते हैं डिजास्टर के। इन लेवल्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप एडवांस डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो अक्सर केवल L1 L2 या L3 शब्द यूज किया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि L1 L2 या L3 का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहला जो लेवल है उसे हम L0 लेवल कहते हैं या लेवल जीरो कहते हैं। तो L0 जो लेवल है, दिस इज नो डिजास्टर लेवल, ठीक है, यानी इस समय कोई भी जो आपदा है वो प्रभावी नहीं है, और ये सिचुएशन पीस टाइम सिचुएशन है। कोई आपदा नहीं, और इस समय हम क्या कर रहे हैं, सर्विलांस कर रहे हैं, प्रिपेयर्डनेस कर रहे हैं, मिटिगेशन एक्टिविटीज पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम सर्विलांस, प्रिपेयर्डनेस या मिटिगेशन एक्टिविटी पे फोकस कर रहे हैं, कोई आपदा नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, L0 लेवल, ठीक है, या लेवल जीरो कहते हैं, नो डिजास्टर सिचुएशन। इसके बाद जो अगली सिचुएशन है उसे हम कहते हैं L1 डिजास्टर। L1 डिजास्टर क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल डिजास्टर। ऐसा डिजास्टर जो डिस्ट्रिक्ट में आया है, और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, जो आपका आपका जो जिले का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एडमिनिस्ट्रेशन उस आपदा को मैनेज कर लेता है। यानी ऐसी आपदा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल डिजास्टर है, और उस डिस्ट्रिक्ट लेवल डिजास्टर को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मैनेज कर सकता है, उसकी क्षमता के अंदर है। तो ऐसे डिजास्टर को हम क्या कहते हैं, L1 डिजास्टर कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल डिजास्टर। दूसरा जो डिजास्टर है दैट इज L2 डिजास्टर, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टेट लेवल डिजास्टर। यानी कोई ऐसी घटना हुई है जिसमें पूरे स्टेट को इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, ठीक है, तो ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं, स्टेट लेवल डिजास्टर कहते हैं, ठीक है। यानी कई पूरा जो राज्य सरकार है वो उसमें मदद पहुंचा रही है, और बड़ा क्षेत्र हो सकता है, क्षेत्र छोटा छोटा भी हो सकता है, वो घटना आधारित होती है। लेकिन उसमें कौन इन्वॉल्व है, अगर पूरा स्टेट इन्वॉल्व है तो वो क्या हो गई, स्टेट लेवल डिजास्टर। तीसरा जो डिजास्टर है दैट इज L3 डिजास्टर। L3 क्या है, नेशनल लेवल डिजास्टर। तो ऐसा डिजास्टर जिसमें पूरा देश इन्वॉल्व होता है, खासकर इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। तो कोई भी ऐसा डिजास्टर हुआ इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई, तो उसे हम क्या कहेंगे, लेवल 3 डिजास्टर या नेशनल लेवल डिजास्टर, ठीक है। हो सकता है कि वो डिजास्टर एक राज्य में हुआ हो या कई राज्य उससे प्रभावित हो, ठीक है। तो और उसमें बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करनी पड़ रही है, मदद पहुंचानी पड़ रही है, ठीक है, या डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उन बहुत सारे स्टेट्स को इन्वॉल्व होना पड़ रहा है और मदद पहुंचानी पड़ रही है, ठीक है, या कई जो स्टेट्स हैं वो उससे प्रभावित हैं। तो ऐसे डिजास्टर को हम क्या कहते हैं, L3 डिजास्टर। और L3 डिजास्टर्स क्या होते हैं, नेशनल लेवल डिजास्टर्स होते हैं। यहाँ पे ये भी समझना बहुत जरूरी है कि हो सकता है कि कोई डिजास्टर एक डिस्ट्रिक्ट में हुआ हो, ठीक है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसे अपने संसाधनों से मैनेज करने में सक्षम नहीं है। तो कोई अगर ऐसी आपदा हुई है जिसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने संसाधनों से मैनेज करने में सक्षम नहीं है, जैसे मान लीजिए कि एक रेल एक्सीडेंट हुआ, और रेल एक्सीडेंट जैसे उन्नाव में हाल ही में कुछ साल पहले एक रेल एक्सीडेंट हुआ था। तो जब रेल एक्सीडेंट हुआ तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे अपने संसाधनों से मैनेज कर लिया उसे, ठीक है, वहां गए और जो भी रेस्क्यू करना था, सर्च करना था वो कर लिया, रेस्क्यू करना था वो रेस्क्यू कर लिया, ठीक है, स्थिति को वापस नॉर्मल ले आए। तो ये डिजास्टर क्या था, L1 डिजास्टर था, ठीक है।
लेकिन मान लीजिए कि दो ट्रेन थी आपस में भिड़ गई और बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हुई और पूरे स्टेट को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा। तुरंत जो मेडिकल टीम्स हैं उनको सारे जिलों से भेजा गया। रेस्क्यू के लिए बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इन्वॉल्व हुई और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन्वॉल्व हुई और स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स जो है उसको भेजना पड़ा। तो वो रेल एक्सीडेंट क्या हो गया देन, वो रेल एक्सीडेंट हो सकता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में हुआ हो, लेकिन वो L1 डिजास्टर नहीं है, वो क्या है L2 डिजास्टर है। ठीक है, तो ऐसा डिजास्टर इसमें पूरा स्टेट इन्वॉल्व हो, भले से वो एक डिस्ट्रिक्ट में हुआ हो, तो वो क्या हो जाएगा L2 डिजास्टर हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि जो कोई डिजास्टर है वो किसी एक स्टेट में हुआ हो, लेकिन उसमें अगर पूरा देश इन्वॉल्व हो गया या सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई तो वो डिजास्टर जो है देन वो L2 डिजास्टर नहीं होगा, वो क्या होगा L3 डिजास्टर होगा। जैसे जो उड़ीसा में पिछले साल जो है साइक्लोन आया, तो जब वो साइक्लोन आया तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व हुई, उन्होंने मदद किया। ठीक है, तो आया उड़ीसा में, लेकिन वो उसका लेवल क्या है L3 उसका लेवल है। ठीक है, तो जो एरिया है, आपदा का जो नेचर है वो डिफाइन करेगा और किस तरीके से हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो डिफाइन करेगा कि वो जो डिजास्टर है वो लेवल 1 है, लेवल 2 है या वो लेवल 3 डिजास्टर। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल की। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। और डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल बेसिकली है क्या? डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल क्या है? इज अ सीरीज ऑफ स्टेप दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल यूजेस टू प्रिपेयर, कंटेन, मिटिगेट अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। ठीक है, तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल क्या है? वो स्टेप्स हैं, वो चरण है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन या एक इंडिविजुअल क्या करता है? प्रिपेयर करता है, कंटेन करता है, मिटिगेट करता है किसको? डिजास्टर को, या कोई भी एक्सपेक्टेड इवेंट, ऐसी इवेंट जो होने वाली है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल कहते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल के 4 स्टेप हैं। एक आपका मिटिगेशन है, दूसरा प्रिपेयर्डनेस है, तीसरा रिस्पॉन्स है और चौथा रिकवरी है। ये 4 क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल के स्टेप्स हैं। तो जो पहला स्टेप है वो क्या है? मिटिगेशन है। तो मिटिगेशन क्या है? मिटिगेशन इज मिनिमाइजिंग द इफेक्ट ऑफ डिजास्टर। वो सारे स्टेप्स यानी वो सारे एफर्ट्स जो क्या करें, डिजास्टर के इफेक्ट को मिनिमाइज करें, उसे हम क्या कहेंगे? मिटिगेशन कहेंगे। जैसे एग्जांपल क्या है? जैसे बिल्डिंग कोड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी आईएस कोड्स की। जो आईएस कोड्स हैं बेसिकली क्या है? बिल्डिंग कोड्स हैं। तो वो बिल्डिंग कोड्स बताते हैं कि किस अर्थक्वेक जोन में बिल्डिंग किस तरीके की बनेगी। ठीक है? तो जैसे मान लीजिए कानपुर जोन 3 में है, तो आईएस कोड्स स्पेसिफिकली बताते हैं कि जोन 3 में जब बिल्डिंग्स बनाएंगे तो हम इस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे। तो अगर आपने उस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके सारी इमारतें बना दी तो आपने क्या किया? अर्थक्वेक के लिए मिटिगेशन किया आप। ठीक है, या आपने वर्नेबिलिटी एनालिसिस की। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर आप देखें कि अगर अर्थक्वेक आएंगे तो कानपुर के कौन से इलाके जो है वहां पे बिल्डिंग्स गिरने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, आपने क्या किया? इसकी वर्नेबिलिटी एनालिसिस की और देखा कि कहाँ पे संभावना ज्यादा है और कहाँ पे संभावना कम है। तो वर्नेबिलिटी एनालिसिस भी क्या होगी? मिटिगेशन होगी। या आपने पब्लिक को एजुकेट किया, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि डिजास्टर आए तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो किसका हिस्सा है? वो स्टेप 1 मिटिगेशन का हिस्सा है। स्टेप 2 जो है दैट इज प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, प्रिपेयर्डनेस क्या है? प्लानिंग हाउ टू रिस्पॉन्ड, यानी जब कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट होगी तो हमें किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, वो क्या है? बेसिकली प्रिपेयर्डनेस है। प्रिपेयर्डनेस में हमने क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और एजुकेशनल एक्टिविटीज जो है वो हम प्रिपेयर्डनेस के दौरान चलाते हैं। अब जैसे मान लीजिए प्रिपेयर्डनेस प्लान जो है वो प्रिपेयर्डनेस का हिस्सा है। प्रिपेयर्डनेस प्लान जैसे हमने क्या किया कि हमने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया अपने कॉलेज में कि जब अर्थक्वेक आएगा तो हमें किस तरीके से एक्ट करना है। तो वो क्या हो गया? प्रिपेयर्डनेस प्लान हो गया। तो जैसे अभी हम आपसे एक कॉलेज में बुला के एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी में हम आपको क्या बताएंगे कि अर्थक्वेक का ड्रिल बताएंगे कि अर्थक्वेक जब आए तो हम एक मॉक एक्सरसाइज करेंगे कि अर्थक्वेक आए तो कैसे रिस्पॉन्स करना है और बाद में इवैक्यूएशन कैसे करना है, मतलब बिल्डिंग खाली को कैसे करना है। ठीक है, तो आपको सिखाया जाएगा जैसे ही अर्थक्वेक आएगी तो डक हाइड होल्ड कैसे करना है और जब अर्थक्वेक खत्म हो जाएगा तो किस तरीके से इवैक्यूएट करना है, इवैक्यूएशन यानी बिल्डिंग कैसे छोड़ना है। तो क्या आपका ये प्रिपेयर्डनेस प्लान है, ये किस में आ जाएगा? स्टेप 2 प्रिपेयर्डनेस में आ जाएगा। या जो इमरजेंसी एक्सरसाइज ट्रेनिंग्स हैं या जो वार्निंग सिस्टम्स हैं वो क्या है? प्रिपेयर्डनेस में है। जैसे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेट लेवल पे हम लोगों ने कुछ जो डिस्ट्रिक्ट है उनको चुना है जहाँ पे बिजली गिरने से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, तो अब हम वहाँ क्या लगा रहे हैं? वार्निंग सिस्टम लगा रहे हैं। तो जैसे ही बिल्डिंग गिरने की संभावना होगी करीब 15 से 20 मिनट पहले वहां पे साइरेंस बजने लगे। ठीक है, तो वो जो वार्निंग सिस्टम है, अर्ली वार्निंग सिस्टम है, वो क्या करेगा? लोगों को बता देगा कि बिजली की थोड़ी देर में यहाँ पे बिजली गिरने वाली। तो ये क्या है? प्रिपेयर्डनेस, स्टेप 2 है। तीसरा जो स्टेप है दैट इज रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स क्या है कि रिस्पॉन्स में होता क्या है कि जैसे ही डिजास्टर चल रहा है तो उस दौरान जो भी आप एक्टिविटी करते हैं वो क्या है? रिस्पॉन्स है। और डिजास्टर के इमीडिएट बाद की जो एक्टिविटी है वो भी बेसिकली रिस्पॉन्स का ही हिस्सा होती है। बाद में आपको मैं एग्जांपल साथ साथ इसको समझाता हूँ। रिस्पॉन्स को जैसे आपको समझना है तो फ्लड्स,
तो फ्लड जैसे मान लीजिए किसी इलाके में फ्लड आ गया, तो अब वो फ्लड वहां पे आ गया, फ्लड में आप क्या कर रहे हैं कि आप रिस्पॉन्स करेंगे, कैसे रिस्पॉन्स करेंगे? जैसे मान लीजिए कुछ लोग अगर फंस गए हैं, तो आप क्या करेंगे? उनकी सर्च एंड रेस्क्यू करेंगे, आप खोजेंगे कि बाढ़ में कौन कौन से लोग फंसे हुए हैं, तो उनको बोट से आप निकालेंगे, हेलीकॉप्टर से आप उनको इवैक्यूएट करेंगे, ठीक है? तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया? सर्च एंड रेस्क्यू हो गया फ्लड्स के दौरान में। या आपने देखा कि कौन कौन से गांव हैं जो जिनका सड़क से रास्ता कट गया है, तो वो गांव डूबे नहीं है लेकिन सड़क से रास्ता कट गया है, तो वहां पे जो फूड मटेरियल है, दवाई है, दूसरी सर्विसेज है, वो नहीं जा पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? उनको इमरजेंसी रिलीफ सर्विसेज देंगे, वहां फूड पैकेट ड्रॉप करेंगे, दवाइयां भेजेंगे या डॉक्टर्स को भेजेंगे, तो वो क्या हो गया? आपका इमरजेंसी रिलीफ हो गया, तो वो भी क्या हो गया? आपका रिस्पॉन्स हो गया। या जैसे डिजास्टर की ठीक बात, जैसे भूकंप आया, बिल्डिंग गिर गई, तो बिल्डिंग से लोगों को निकालना, वो भी क्या है? रिस्पॉन्स का ही हिस्सा है। अर्थक्वेक खत्म हो गया है लेकिन बिल्डिंग से लोगों को निकालना भी क्या हो गया? रिस्पॉन्स हो गया। चौथा जो इसका पार्ट है दैट इज रिकवरी। रिकवरी जो है बेसिकली जब डिजास्टर आके चला गया उसके बाद जो रिस्टोरेशन एफर्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? रिकवरी का हिस्सा होता है। यानी नॉर्मल लाइफ को वापस लाने के लिए जो एफर्ट्स हैं वो क्या है? रिकवरी है। तो जितनी भी बिल्डिंग गिर गई हैं उनके मलबे को साफ करना और फिर दोबारा बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन करना, जो आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज को डैमेज हो गया उनको ठीक करना, वापस उनको नॉर्मलाइज करना, ठीक है? तो जो बैक टू नॉर्मल आने की जो 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 फेज है, वो जो फोर्थ फेज है उसे हम क्या कहते हैं? रिकवरी कहते हैं, ठीक है? तो डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल का फोर्थ स्टेप क्या है? रिकवरी। और आमतौर पे जो रिकवरी होता है दैट इज लॉन्ग टर्म रिकवरी, थोड़ा लंबा समय लगता है रिकवर करने के लिए, क्योंकि दोबारा से पूरा रेस्टोरेशन करना होता है, सारी सर्विसेज को दोबारा स्टार्ट करना होता है, ठीक है? तो इस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल के कितने स्टेप्स हैं? 4 स्टेप हैं। स्टेप 1 is mitigation, step 2 is preparedness, step 3 is response, step 4 is recovery, ठीक है? तो इसी को हम क्या कहते हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो साइकिल है ये साइक्लिक इन नेचर है। फर्स्ट जो है मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, फिर रिस्पॉन्स है और फिर क्या है? रिकवरी है, ठीक है? फिर उसके बाद फिर से हम किसकी बात करने लगते हैं? मिटिगेशन की, और फिर प्रिपेयर्डनेस की, फिर रिस्पॉन्स की और रिकवरी की। तो ये जो है ये क्या है? साइकिल है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। इसी वजह से डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल कहा जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया के डिजास्टर प्रोफाइल के बारे में। तो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया हमारा है, और ये जो ज्योग्राफिकल एरिया है ये डिफरेंट डिजास्टर से प्रभावित है। जैसे अगर आप देखें तो इंडिया का जो 65% जमीनी हिस्सा है वो किससे प्रभावित होता है? अर्थक्वेक से। यानी बहुत बड़ा हमारा इलाका है जहाँ अर्थक्वेक आने की, भूकंप आने की ज्यादा संभावना है। उसके अलावा 70% जो हमारा एरिया है वो ऐसा है जो प्रोन टू ड्रॉट है, यानी वहां पे सूखा आने की संभावना है। 70% एग्रीकल्चरल लैंड, कल्टिवेटेड लैंड, यानी ऐसा 70% इलाका, जितनी भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इंडिया में होती है उसका 70% हिस्सा ऐसे इलाकों में है जहाँ अक्सर क्या आते हैं? सूखा पड़ता है जहाँ। उसके अलावा हमारा जो 5% लैंड है, 5% जमीन है, वो ऐसे इलाकों में है जहाँ पे क्या आ रहे हैं? फ्लड्स आते हैं। 8% लैंड जो है हमारा वो किससे प्रभावित है? साइक्लोन से, जो चक्रवात आते हैं उनसे प्रभावित है। हमारा दुनिया के लगभग 30% जो दुनिया के लगभग 30% जो लैंडस्लाइड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में आती है, ठीक है? और जो मेन रीजन है वो आपका हिमालय रीजन है। तो बहुत सारा जो लैंडस्लाइड्स है वो हिमालय में होती है। और क्योंकि ये जो आपका हिमालय है न्यू फोल्ड माउंटेन है, नवीन वलित पर्वत है, तो ये न्यू फोल्ड माउंटेन है तो बहुत ही ये भुरभुरे और सॉफ्ट से है। तो यहाँ पे क्या होता है? अक्सर लैंडस्लाइड आता है, तो बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड प्रभावित क्षेत्र जो है वो हिमालय का रीजन है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो हर 2 से 3 साल में एक बड़ा जो डिजास्टर है वो इंडिया में आता है। और लगभग हर साल 5 करोड़ लोग जो हैं वो डिफरेंट आपदाओं, जो मैंने आपको मानव जनित और प्राकृतिक आपदाएं बताएं, इन प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं से भारत में हर साल लगभग 5 करोड़ लोग जो हैं वो प्रभावित होते हैं। और रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने एक एस्टिमेशन लगाया और वर्ल्ड बैंक ने ये कहा कि भारत में लगभग हर साल जो जीडीपी का 2% है उसका डायरेक्ट लॉस होता है बिकॉज ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से, ठीक है? तो जीडीपी का 2% बहुत बड़ा अमाउंट हुआ जो हर साल, जिसका लॉस किसकी वजह से होता है? नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से होता है। मैन मेड डिजास्टर जो है वो इसमें नहीं है, अगर उसको भी ऐड करेंगे तो जो रेशियो है वो बढ़ जाएगा। उसके अलावा लगभग जो जो हर साल जो एक्सट्रीम इवेंट्स जैसे आपकी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, फ्लड और ड्रॉट, इन 3 एक्सट्रीम इवेंट से लगभग $87 बिलियन का लॉस हर साल इंडिया में होता है, ठीक है? तो इंडिया की अगर आप डिजास्टर प्रोफाइल देखें तो हम मल्टी डिजास्टर सिचुएशन में है, मतलब बहुत सारे डिजास्टर जो हैं वो इंडिया को प्रभावित करते हैं, और बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस होता है, और जो लॉस है इन टर्म ऑफ लाइफ वो भी काफी ज्यादा होता है, साथ में एनवायरमेंटल लॉस भी काफी ज्यादा होता है।
ये जो डेटा है बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको ये दुनिया का डिजास्टर की सिनेरियो को बताता है। तो सबसे पहला इसमें अगर आप कॉलम देखें तो ये कॉलम जो है वो ये दिखाता है कि कितना हमारा फाइनेंशियल लॉस होता है। दूसरा जो कॉलम है वो आपको दिखा रहा है कितने लोग प्रभावित होते हैं। तीसरा जो कॉलम है वो दिखा रहा है कितने लोग हर साल जो है आपदाओं से मारे जाते हैं। तो ये जो डेटा है आंकड़ा है ये 2005 से 2014 का है, 10 साल का आंकड़ा है। तो जो फर्स्ट अगर कॉलम में आप लोग देखें तो ये दिखा रहा है कि हर साल लगभग कितना फाइनेंशियल लॉस बिलियन बिलियन रुपीज में बिलियन डॉलर्स में होता है। तो अगर आप देखें तो 2011 जो है इसमें सबसे ज्यादा जो लॉस है लगभग 364 बिलियन डॉलर्स का वो लॉस हुआ किसकी वजह से? डिजास्टर की वजह से। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट है जो कि काफी ज्यादा है। दूसरा जो कॉलम है वो क्या है आपका, ये दिखा रहा है कि कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो देखिए आप हर साल जब कि मिलियंस में हर साल कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो लगभग 10 साल में जो लोग टोटल प्रभावित हुए 1.7 बिलियन लोग प्रभावित हुए विभिन्न आपदाओं से। इसमें 2010 में जो है वो सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो 260 मिलियन लोग जो है वो क्या हुए, प्रभावित हुए। थर्ड जो कॉलम है आपका वो दिखा रहा है कितने लोग मारे जाते हैं। तो आप देखिए कि बहुत सारे लोग लगभग हर साल जो है वो मारे जा रहे हैं। 2005 में लगभग 1 लाख के आसपास लोग मारे गए। सबसे ज्यादा जो कैजुअलिटी है वो 2010 में हुई। ठीक है, लगभग 3.2 लाख लोग, 3.3 लाख लोग मारे गए 2010 में। ठीक है, इसमें फ्लड्स जो हैं वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल थे। तो ये बहुत सारे लोग जो हैं वो मारे जाते हैं और जो टोटल कैजुअलिटी है वो करीब 0.7 मिलियन कैजुअलिटी जो है वो इस 10 साल में हमारी हुई। इसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इन सबसे निकल के आता है वो फैक्ट ये है कि अगर आप लोग देखें कि जो टोटल डेथ्स होती हैं उन डेथ्स में सबसे ज्यादा डेथ्स किसकी वजह से होती है, तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो डेथ्स हैं वो अर्थक्वेक और सुनामी की वजह से होती हैं। ठीक है, तो ये जो दो आपदाएं हैं इन दो आपदाओं की वजह से होने वाला लॉस जो है इन टर्म्स ऑफ डेथ सबसे ज्यादा होता है। 70% लोग पूरी दुनिया में केवल इन दो आपदाओं की वजह से मारे जाते हैं। अगर आप लोग देखें तो ये दो आपदा ना हो कि एक ही आपदा है, क्योंकि जो सुनामी भी आती है वो अर्थक्वेक्स की वजह से आती है। जब समुद्र के अंदर अर्थक्वेक्स आते हैं तो सुनामी जो है वो जनरेट होती है। तो अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो लोग हैं दुनिया में वो भूकंप की वजह से मारे जाते हैं। और बाकी जो दूसरे सारे डिजास्टर्स हैं उनकी वजह से 30% जो डेथ्स हैं वो उनकी वजह से होती है। लेकिन अगर वहीं आप नंबर ऑफ डिजास्टर्स की बात करें तो आप देखेंगे कि ज्यादातर आपदा जनित आप ऐसी घटनाएं जो आपदा ला रही हैं वो कौन सी क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स हैं। ठीक है, जलवायु से संबंधित है, आपकी आपके मौसम से संबंधित है। तो 80% डिजास्टर्स 87% डिजास्टर्स वो डिजास्टर हैं जो क्लाइमेट से इंड्यूस हो रहे हैं, क्लाइमेट से आ रहे हैं। और 13% डिजास्टर्स ऐसे डिजास्टर्स हैं जो अदर दिन क्लाइमेट है, जैसे अर्थक्वेक जो है, सुनामी जो है वो अदर दिन क्लाइमेट में है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो आपदाएं हैं वो किसकी वजह से आ रही हैं, वो क्लाइमेट की वजह से ओरिजिनेट हो रही हैं 87%। तो क्लाइमेट की वजह से ओरिजिनेट होने वाली आपदाएं आपके साइक्लोन है, आपका हीट स्ट्रोक है, आपका कोल्ड स्ट्रोक है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स हैं। तो क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स क्या है, नंबर्स में सबसे ज्यादा क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स ही है। ये जो डेटा है वो ये दिखा रहा है कि दुनिया के किस देश में हर साल लगभग कितनी आपदाएं आती हैं। ठीक है, तो ये भी वही 10 साल का डेटा है, 10 साल का एवरेज है। तो इस 10 साल में सबसे ज्यादा जो आपदाएं हैं वो कहाँ है, चाइना में है। तो 286 आपदाएं जो है वो सबसे ज्यादा चाइना में आई। और नीचे जो ये ये लॉस है, ये फाइनेंशियल लॉस है। तो अब देखिए ये इनका फाइनेंशियल लॉस है। ठीक है, ये बिलियन डॉलर्स में है। तो चाइना में 265 बिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ 286 इवेंट्स में। वहीं अगर यूएस में देखें तो टोटल इवेंट इस 10 साल में 212 इवेंट्स में। और इस 212 में 443 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ। ठीक है, लगभग चाइना से डबल के आसपास। ठीक है, बहुत ज्यादा लॉस बहुत ज्यादा लॉस यूएस का हो रहा है फाइनेंशियली। यूएस का फाइनेंशियली लॉस क्यों हो रहा है? यूएस का फाइनेंशियली लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा मजबूत है। ठीक है, लोगों की जो आय है वो अधिक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा है, इसका मतलब है कि जब आपदाएं आएंगी तो ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रभावित होगा। उसकी रीबिल्डिंग कॉस्ट भी काफी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो होने वाला जो फाइनेंशियल लॉस है तो वो क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि कि अमेरिका का जो फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो जब आपदाएं आती हैं तो उनको होने वाला नुकसान भी क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। वहीं इंडिया का अगर देखें तो वो 167 डिजास्टर इवेंट्स हुई, जबकि इंडिया जो है वो दुनिया का बहुत ही छोटा जोग्राफिकल एरिया 2.4%। लेकिन जो होने वाली इवेंट्स देखिए कंपेरेटिवली अगर देखें तो वो बहुत ज्यादा है। और ये हमारा फाइनेंशियल लॉस है, कंपेरेटिवली फाइनेंशियल लॉस हमारा कम ही है। और वो कम बेसिकली इसलिए है क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना मजबूत नहीं है जितना अमेरिका या चाइना का है।
उसके बाद देखें जापान जो है वो आपके जो इवेंट्स हैं वो काफी कम है, 62 इवेंट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी होने वाला नुकसान क्या है, फाइनेंशियल लॉस क्या है, काफी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जापान का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता होगा वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होने वाला फाइनेंशियल लॉस है। और नंबर ऑफ जो डिजास्टर इवेंट्स हैं, ठीक है, ये सेम डेटा है 2005 से 2014 के बीच का, 10 साल का। फाइनली ये जो इंडिया का मैप है, ये इंडिया का मैप दिखा रहा है कि इंडिया के कौन कौन से इलाके में मुख्य आपदाएं कौन सी है, मेजर डिजास्टर कौन से हैं। तो ये जो सारे रेड वाले आपके इलाके हैं, ये इलाके आपके वो इलाके हैं जो बेसिकली ड्रॉट अफेक्टेड है। ब्लू एरिया वो एरिया है, वो इलाके हैं जहाँ पे पानी से संबंधित आपदाएं आती हैं, ठीक है, फ्लड रिलेटेड जो है डिजास्टर्स हैं या वाटर रिलेटेड डिजास्टर्स हैं वो है। और ये जो आपको सर्कल्स में दिख रहे हैं, ये वो बेसिकली ये क्या है, ये आपके अर्थक्वेक प्रभावित वाले क्षेत्र हैं जहाँ पे भूकंप वगैरह आने की संभावना क्या है, ज्यादा है। तो अगर आप देखिए तो इंडिया का जो बहुत बड़ा इलाका है, ज्यादातर इलाके या तो फ्लड से या तो ड्रॉट से या तो जो अर्थक्वेक है उनसे क्या है, अफेक्टेड रहते हैं। और बेसिकली इंडिया की जो सिचुएशन है वो सिचुएशन क्या है, मल्टी हजार सिचुएशन है। जैसे हम लोग जब डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं, जैसे मैंने जब लखनऊ का डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया तो हमने मल्टी हजार डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाए, क्योंकि लखनऊ में बहुत सारी आपदाएं जो है वो प्रभावी होती हैं। कानपुर का भी यही केस है। इनफैक्ट ज्यादातर जो आपके सिटीज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो ऐसे हैं जहाँ पे मल्टी हजार सिचुएशन है, जहाँ पे अर्थक्वेक आने की भी संभावना है, जहाँ पे ड्रॉट पड़ने की भी संभावना है। लास्ट ईयर आपने देखा होगा कितने ज्यादा ड्रॉट्स पड़े। वहां पे कोल्ड स्टॉक की वजह से बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, ठीक है। वहां पे फ्लड्स भी आ सकते हैं। तो वो ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे एक आपदाएं ना हो के मल्टीपल जो हजार्ड्स हैं, वो हजार्ड जो है वो आने की संभावना है। तो इंडिया का ज्यादातर जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो ऐसा ही है जो मल्टीपल हजार्ड जहाँ पे आने की संभावना रहती है। इसलिए जब हम प्लान्स बनाते हैं तो हम मल्टी हजार्ड जो प्लान्स हैं वो प्लान्स हम लोग पर्टिकुलर एरिया के लिए बनाते हैं। आज के लिए इतना ही। कोई अगर आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।